मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। यह वीडियो जो है ये आपका झारखंड में जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसका पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व को देख चुके थे। अब हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व को देखेंगे। इस वीडियो में आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व, झारखंड आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व, मतलब ये 3 टॉपिक के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और यह पीडीएफ जो है आपका उड़ान पब्लिकेशन का सार संग्रह से लिया गया है। इस टॉपिक में मतलब व्यक्तित्व वाले टॉपिक में जितने भी बुक्स हैं उसमें सबसे अच्छा जो है उड़ान पब्लिकेशन की बुक में दिया हुआ है, तो उसी को हमने पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ाने का कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 के बाद इसका एक पार्ट 3 आएगा। फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करेंगे, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का झारखंड में देखेंगे क्या प्रभाव रहा है, या फिर झारखंड का क्या योगदान रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसके बाद वो वीडियो आपका आएगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व में आपका पहला जो व्यक्तित्व है उनका नाम है जमादार माधव सिंह। फिर इन्हीं के साथ में हम लोग पढ़ेंगे सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे। तो आपको ये तीनों नाम एक साथ याद रखना है, माधव सिंह, नादिर अली खान और जयमंगल पांडे। और ये तीनों जो लोग थे, जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे, ये तीनों ही अंग्रेजी सेना में शामिल थे। और 1857 के विद्रोह में जब ये जो है लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में हजारीबाग जा रहे थे, तो उसी क्रम में रामगढ़ में इन्होंने विद्रोह कर दिया। मतलब ये 3 लोग जो है लेफ्टिनेंट ग्राहम का कहिए या फिर ब्रिटिश कंपनी का कहिए या फिर अंग्रेज़ों का कह लीजिए, इनका विद्रोह कर दिया था। तो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है रामगढ़ कि जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे, इन्होंने कहाँ पे विद्रोह किया था? तो हजारीबाग जाने के क्रम में रामगढ़ में विद्रोह किया था। और 3 अक्टूबर को नादिर अली खान और जयमंगल पांडे ये दोनों को अंग्रेजी सेना जो है वो गिरफ्तार कर लेता है और 4 अक्टूबर को फांसी दे देता है। जबकि जो माधव सिंह थे वो अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकले। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे, इन्होंने कहाँ पे विद्रोह किया था? तो हजारीबाग जाने के क्रम में रामगढ़ में विद्रोह किया था। और 3 अक्टूबर 1857 को अंग्रेज जो है, मतलब कि जो अंग्रेजी सेना जो है वो नादिर अली खान और जयमंगल पांडे इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और 4 अक्टूबर को फांसी दे देता है फांसी हरी तालाब, जो कि आपका चतरा जिला में है। तो चतरा जिला के फांसी हरी तालाब में, चतरा जिला के चतरा ब्लॉक में ही है, तो फांसी हरी तालाब में 4 अक्टूबर को इन दोनों को फांसी दे दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा, नादिर अली खान और जयमंगल पांडे। याद रखिएगा ये नाम। इन दोनों को फांसी कहाँ दी गई थी? तो चतरा में दी गई थी, फांसी हरी तालाब में। और डेट भी याद रखना होगा आपको, 4 अक्टूबर 1857। फिर और यहाँ पे जो जमादार माधव सिंह थे ये भाग गए थे, इनको अंग्रेजी सेना जो है वो पकड़ नहीं सकी थी। फिर आपका सेकंड नंबर में पढ़ते हैं हम लोग पांडे गणपत राय। अब पांडे गणपत राय के बारे में पढ़ते हैं। इनको 1857 का जो विद्रोह था उसमें हजारीबाग के जो विद्रोही थे, तो वो विद्रोही जो हजारीबाग के थे वो पांडे गणपत राय की सहायता से नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संपर्क स्थापित किया था। मतलब 1857 के विद्रोह में जो हजारीबाग के विद्रोही थे वे लोग पांडे गणपत राय की सहायता से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संपर्क स्थापित किए थे, और जिसके कारण अंग्रेज जो है पांडे गणपत राय से खफा थे, और जिसके कारण 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को रांची में कमिश्नर कंपाउंड, जहां वर्तमान में जिला स्कूल है, में एक पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट भी आपको याद रखने होंगे। 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को फांसी दे दी गई थी रांची में कमिश्नर कंपाउंड में, जहाँ पे वर्तमान में जिला स्कूल है। तो वहाँ के एक पेड़ पर
इनको फांसी दे दी गई थी, पांडे गणपत राय को। जबकि सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे को फांसी जो है 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के फांसी हरी तालाब में, फांसी हरी कर लीजिए चाहे फांसी हरी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तालाब। और ये तालाब जो है चतरा सदर हॉस्पिटल के अपोजिट में है। और 21 अप्रैल 1858 पांडे गणपत राय, इनको इसलिए फांसी दी गई थी क्योंकि इन्होंने हजारीबाग के विद्रोहियों को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संपर्क स्थापित करवाया था। अब देख लेते हैं हम लोग कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी कौन थे। तो 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी जो है वो हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो हजारीबाग के जो विद्रोही थे, जिनको पांडे गणपत राय जो थे वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से मिलाए थे, और बाद में फिर ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है हजारीबाग का जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व किए थे। मतलब हजारीबाग के विद्रोहियों का नेता जो है वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बनते हैं। लेकिन कब बनते हैं? जब पांडे गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को हजारीबाग के विद्रोहियों से संपर्क स्थापित करवाते हैं। तो इस कारण से पांडे गणपत राय से जो है अंग्रेज खपा रहते हैं, और अंग्रेज उन्हें 21 अप्रैल 1858 को गिरफ्तार कर रांची के कमिश्नर कंपाउंड में, जहाँ पे वर्तमान में जिला स्कूल है, वहाँ एक पेड़ पर फांसी दे देते हैं। जबकि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे ये। अब यहाँ पे भी आपका विश्वासघात करते हैं, जिस तरह से आपका वीर सिंह महली बिरसा मुंडा को पकड़वाने में अंग्रेजों का मदद किए थे, उसी प्रकार से आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों को गिरफ्तार करने के लिए मदद किए थे विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। तो ये जो है अपने लोग अंग्रेजों का मदद किए और विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवाने में, और आखिरकार विश्वनाथ सहदेव जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेम टू सेम आपका बिरसा उलगुलान आंदोलन में भी हम लोग देखे थे कि वहाँ पे वीर सिंह महली के द्वारा मुखबरी कर दी गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा जी को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं 16 अप्रैल 1858 को रांची के कमिश्नर कंपाउंड, जहाँ पे वर्तमान जिला स्कूल है, तो उसी कंपाउंड में जहाँ पे पांडे गणपत राय जी को फांसी दी गई थी, सेम वहीं पे वर्तमान जिला स्कूल है, वहाँ पे वहीं पे एक पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को भी अंग्रेज के द्वारा फांसी दे दी जाती है। तो ये दो डेट आप याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1858 विश्वनाथ सहदेव जी को, और 21 अप्रैल 1858 मतलब 5 दिन बाद पांडे गणपत राय जी को रांची के कमिश्नर कंपाउंड, जहाँ पे जिला स्कूल है अभी, वहाँ पे एक पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। तो 16 अप्रैल और 21 अप्रैल, पहले नेता को मतलब कि विश्वनाथ सहदेव को, और फिर पांडे गणपत राय को, ये डेट जरूर याद रखिएगा। फिर है टिकैत उमराव सिंह, और टिकैत उमराव सिंह जी जो थे वो और मांझी के 12 गांवों के जमींदार थे, तो ये नहीं पूछेगा। अब अंग्रेज जो है विद्रोहियों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए बेवजह जो है टिकैत उमराव सिंह को उनके दीवान शेख भिखारी और भाई घासी सिंह के साथ गिरफ्तार कर लेता है। मतलब कि इनका कोई दोष नहीं होता, सिर्फ अंग्रेज जो है विद्रोहियों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए 6 जनवरी 1858 को कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना के सहायता से टिकैत उमराव सिंह और उनके दीवान जो है दीवान शेख भिखारी और भाई जो है घासी सिंह, इनके साथ में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी के साथ चूटूपालू घाटी में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई टिकैत उमराव सिंह को। मतलब टिकैत उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी को एक साथ
बरगद के पेड़ में, जो कि आपका चुटुपालू घाटी का एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पे फांसी दे दी जाती है। और इस वृक्ष को जो है फंसीयाटी वट के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से चतरा में आपका चतरा में जिस तरह से नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को जिस तालाब में फांसी दी गई थी, वो तालाब अभी फांसी हरी तालाब के नाम से जाना जाता है। सेम टू सेम उसी तरह आपका जिस तरह से टिकैत उमराव सिंह को जिस बरगद के पेड़ पे लटका कर फांसी दी गई थी, उसको फंसीयाटी वट के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष जो है बरगद के पेड़ को कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये जयमंगल जो चतरा में फांसी हरी तालाब में जिनको फांसी दी गई थी, उनका नाम है जयमंगल पांडे। और जिनको रांची कमिश्नर कंपाउंड में जहाँ पे जिला स्कूल है वहाँ फांसी दी गई थी, उनका नाम है पांडे गणपत राय। तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। शेख भिखारी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 8 जनवरी 1858। तो पहले 4 अक्टूबर 1857 चतरा के फंसी हरी तालाब में जयमंगल पांडे और नादिर अली खां, इनको फांसी दी गई थी। फिर आपका 16 अप्रैल 1858 विश्वनाथ सहदेव, 5 दिन बाद मतलब 21 अप्रैल 1858 पांडे गणपत राय जी, इनको फांसी दी गई थी। इनको विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय जी को फांसी दी गई थी आपके रांची के कमिश्नर कंपाउंड, जहाँ पे वर्तमान में जिला स्कूल है, वहाँ पे एक पेड़ में फांसी दी गई थी। जबकि अगर बात करें हम लोग शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, तो इनको फांसी जो दी गई थी वो चुटुपालू घाटी में दी गई थी 8 जनवरी 1858 में। तो जनवरी में इनको फांसी दी गई थी और अप्रैल में जयमंगल पांडे और विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। शेख भिखारी के बारे में पढ़ते हैं। तो शेख भिखारी का जन्म जो है 1831 में रांची के और मांझी में हुआ था। जो उनका गांव का नाम है होकटे गांव। और ये जो है विश्वनाथ सहदेव के जो दीवान थे। और 1857 के विद्रोह में इन्होंने बड़का गांव के फौज में रांची एवं चाईबासा से नवयुवकों को भर्ती कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बड़का गांव की फौज में रांची और चाईबासा से नवयुवकों को भर्ती कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू घाटी के एक बरगद के पेड़ में इनके जो ये जिनके वहाँ दीवान थे टिकैत उमराव सिंह, तो टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को एक साथ 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू घाटी की पहाड़ी पर एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो इन लोगों को जो है बेवजह फांसी दे दी गई, जबकि ये लोग कुछ खास गलती भी नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ विद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए। तो इस तरह से अंग्रेज जो है भारत में काम कर रहे थे। फिर आता है नीलांबर पीताम्बर। इनके पिता का नाम था चेमो सिंह, जिन्होंने चेमो तथा सान्या नामक गांव बसाया था। चेमो सिंह जो है मतलब नीलांबर और पीताम्बर के पिताजी, ये दोनों आपका 2 गांव बसाए थे, चेमो और सान्या। अब ये याद रखिएगा पलामू क्षेत्र, ये नीलांबर पीताम्बर जो है पलामू क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और 1857 का विद्रोह जो है पलामू क्षेत्र में इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 1857 का विद्रोह पलामू क्षेत्र में नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व से हुआ था। और जब नीलांबर और पीताम्बर जी किसी गुप्त स्थान पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे थे, तो यहाँ पे भी जासूसों के द्वारा खबर दिए जाने पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अप्रैल 1859 में लेस्लीगंज जो कि पलामू में है, वहाँ पे फांसी दे दी जाती है। तो आपका देखिए ये जो अप्रैल माह है, जहाँ पे 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव जी को फांसी दी गई,
5 दिन बाद 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय जी को फांसी दे दी गई। और अप्रैल के ही किसी दिन में 1859 में लेस्लीगंज में आपका नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई। तो अप्रैल माह में 3 लोगों को फांसी दी गई, खाली ईयर देखिए चेंज है, यहाँ पे 1858 है, जबकि नीलांबर पीताम्बर जी को 1859 में फांसी दी गई थी। और इनके सम्मान में मेदिनीनगर में वर्ष 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 2009 में की गई। कहाँ पे स्थापना की गई है, तो मेदिनीनगर, जो कि आपका डाल्टनगंज पुराना नाम था मेदिनीनगर का, और जो पलामू जिले के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट जो नाम है वो राजा नीलमणि सिंह है। राजा नीलमणि सिंह जो है 1857 के विद्रोह में पंचेत के राजा थे। मतलब जब 1857 का विद्रोह चल रहा था उस समय पंचेत के राजा जो थे वो राजा नीलमणि सिंह थे। इन्होंने, जैसे इसको तो याद रखा जा सकता है, मणि रत्न, तो पंचरत्न, नीलमणि पंचेत। देखिए पंचेत में आप कर दीजिए पंच, और नीलमणि, मणि क्या है, रत्न है एक प्रकार का, तो पंच रत्न, तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इन्होंने संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। इनका मेन जो गुनाह था अंग्रेजों के नज़र से कि इन्होंने संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। और कैप्टन माउंट गोमरी ने 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता के अलीपुर जेल भेज दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलकाता के अलीपुर जेल में किनको भेजा गया, तो राजा नीलमणि सिंह को 1857 में गिरफ्तार करके। इनका मेन ये क्या थे, तो ये जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय ये पंचेत के राजा थे और इन्होंने संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया था। फिर आता है आपका राजा अर्जुन सिंह। तो राजा अर्जुन सिंह भी जो है 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा थे तथा इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों, ये पोरहाट जो है आपका सिंहभूम क्षेत्र में है, तथा इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान की थी। तो जो यहाँ पे नीलमणि सिंह थे जो पंचेत के राजा थे, उन्होंने संथालों को विद्रोह के लिए उकसाया था, जबकि पोरहाट के जो राजा थे राजा अर्जुन सिंह, इन्होंने चाईबासा के जो विद्रोही सैनिक थे उनको शरण दी थी, मतलब रहने के लिए जगह दी थी। और 1857 की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता रहे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण सिंहभूम में 1857 के समय कौन क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता हैं, तो राजा अर्जुन सिंह। और राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु जो है वाराणसी में हुई है। आपको अगर डेट अगर याद करना है तो ये 4 डेट आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। 4 अक्टूबर 1857 चतरा के फांसीहरी तालाब में पांडे गणपत राय और आपका पांडे गणपत राय नहीं, जयमंगल पांडे को और नादिर अली खां को 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के फांसीहरी तालाब में फांसी दे दी गई। जबकि 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव जी को रांची कमिश्नर कंपाउंड में, जहाँ पे अभी जिला स्कूल है, वहाँ पे फांसी दी गई। और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय जी को फांसी दी गई, सेम उसी कंपाउंड में। अब अगर यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे 2 नाम में, जयमंगल पांडे और पांडे गणपत राय, तो आप देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हमको भी होता था, आप भी कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे जयमंगल पांडे छोटा नाम है और पांडे गणपत राय बड़ा नाम है। छोटा नाम वाले को पहले फांसी दी गई और बड़े नाम वाले को बाद में फांसी दी गई। और 8 जनवरी 1858 को टिकैत उमराव सिंह और उनके जो दीवान थे शेख भिखारी, इनको चुटुपालू घाटी में बरगद के पेड़ में फांसी दी गई। ये आपको 4 डेट जो है याद रखने हैं हर हाल में। ये आप अलग से याद रखिएगा। 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कहाँ में, मेदिनीनगर, मतलब डाल्टनगंज में, जो कि पलामू जिले के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जनजातीय विद्रोह के व्यक्तित्व को देख चुके हैं। हम लोग 1857 के विद्रोह में जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उनको देख चुके हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व को देखेंगे, जिसमें पहला जो नाम है वो है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा।
जिनको टाटा स्टील के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि टाटा स्टील को स्थापित करने में इन्हीं का विचार था। तो जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नौसारी, जो कि गुजरात है, गुजरात में हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था। ये आपको डेट याद नहीं रखना। इनके पिता का नाम नौशेरवान जी और माता का नाम जीवनबाई था। ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, पिताजी का नाम नौशेरवान जी और माता जी का नाम जीवनबाई था। इन्होंने 1887 ईस्वी में नागपुर में कपड़ा बुनाई मिल के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल तथा सूत कताई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल की स्थापना की थी। आप इसे ज़रूर याद रखिए, कहीं ना कहीं ये आ जाएगा झारखंड जीके में। 1857 में कहाँ पे, तो नागपुर में कपड़ा बुनाई मिल के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल तथा सूत कताई मिल, ये दो चीज़ों का स्थापना, तथा सूत कताई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल की स्थापना की थी। बुनाई के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल और सूत कताई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल, मतलब ये दो मिल की स्थापना किए थे, इम्प्रेस कॉटन मिल और टाटा स्वदेशी मिल। कब किए थे? 1887 में। टाटा स्टील, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, जिसका पुराना नाम टिस्को था, 2005 में उसे टाटा स्टील कर दिया गया, कि स्थापना का प्रारंभिक विचार जो है इन्हीं का था और जिसके कारण इन्हें टाटा कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान, मतलब IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, तथा मुंबई में होटल ताज की स्थापना की थी। तो ये जो IISc बेंगलोर है, जो कि रिसर्च के लिए बेस्ट कॉलेज में आता है, IIT कानपुर से भी अच्छा कॉलेज है IISc बेंगलोर। तो IISc बेंगलोर और होटल ताज, ये दो कॉलेज की स्थापना किए थे ये। और 19 मई 1904 को जर्मनी में जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। टाटा स्टील टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी, ये आपका पूछा गया है। जबकि इनका वास्तविक संस्थापक जो है जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रारंभिक विचार जो है इस कंपनी का, स्थापना का, इन्हीं का था। और ये जो हम लोग टॉपिक है टाटा स्टील या फिर टिस्को, इसे हम लोग उद्योग वाले टॉपिक में किए हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जा करके आप लोग ज़रूर देखें। क्योंकि उद्योग जो है JSSC CGL या फिर JSSC का कोई भी एग्ज़ाम या फिर JPSC का प्रीलिम्स, उसमें आपका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है टिस्को से। अब जो अगला व्यक्तित्व है वो है आपका सखाराम गणेश देवुस्कर। तो सखाराम गणेश देवुस्कर का जन्म जो है आपका मराठा परिवार में हुआ था, देवघर में। और इन्होंने बंगला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की है, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट जो है वो है देशोर कथा। और इस पुस्तक में इन्होंने भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का चर्चा किया हुआ है। इस पुस्तक को अंग्रेज सरकार द्वारा 1910 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आप ये याद रखिएगा कि देशोर कथा, जो कि सखाराम गणेश देवुस्कर, जो कि मराठा परिवार से संबंधित है और इनका जन्म देवघर में हुआ था, तो इन्होंने ये पुस्तक देशोर कथा पब्लिश किया था, जिसमें अंग्रेजी राज्य का प्रतिकूल प्रभाव को, प्रतिकूल आर्थिक परिणामों की चर्चा की गई थी इस बुक में। और जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने 1910 में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। और देवुस्कर बांग्ला दैनिक हितवादी के उप संपादक भी रहे। तो देवुस्कर जी जो है, मतलब सखाराम गणेश देवुस्कर, बांग्ला दैनिक जो है हितवादी, इसके भी उप संपादक रहे। देशोर कथा के साथ साथ और भी, देशोर कथा का पब्लिकेशन जो है 1904 में हुआ था और 1910 में इसे बैन कर दिया गया। और साथ ही साथ तिलकेर मुकदमा, ये भी आपका लिखा गया है गणेश देवुस्कर के द्वारा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? देशोर कथा 1904 में पब्लिकेशन और 1910 में प्रतिबंध और हितवादी। फिर आता है आपका नागरमल मोदी। तो नागरमल मोदी जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल थे। आप ये याद रखिएगा, नागरमल मोदी का संबंध किससे था? तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत करने में इनकी भूमिका रही है, या फिर जो लोग स्वदेशी आंदोलन में थे उनमें से एक नागरमल मोदी जी भी थे। और इन्होंने 1935 ईस्वी में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी। ये एक आपका इम्पोर्टेंट है कि अबला आश्रम
क्या चीज़ है? तो अबला आश्रम जो है विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए एक आश्रम है, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में नागरमल मोदी के द्वारा किया गया था। और नागरमल मोदी जो है वो आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल थे। फिर आता है 5वां नंबर, राम नारायण सिंह। तो राम नारायण सिंह का जन्म जो है तेतरिया, जो कि चतरा ज़िले में है, हुआ था, और ये पेशे से वकील थे। इतना याद रखिएगा, तेतरिया चतरा ज़िला में इनका जन्म हुआ था और पेशे से ये वकील थे। और इन्होंने ये जो है महात्मा गांधी के आह्वान पर, मतलब महात्मा गांधी के बुलाने पर या फिर बोलने पर, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। और इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, इनको उपाधि दी गई थी राम नारायण सिंह को। और स्वराज लुट गया, ये पुस्तक जो है राम नारायण सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो स्वराज लुट गया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और छोटा नागपुर केसरी, ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राम नारायण सिंह से संबंधित है और गांधी जी के आह्वान पर ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। और छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है वो इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो ये भी आप रामगढ़ अधिवेशन में, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 1940 में जो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो है हुआ था, उसमें छोटा नागपुर केसरी नाम से इन्हें उपाधि दी गई थी। अब आता है आपका 6ठा नंबर, जहांगीर जी रतन जी दादा भाई टाटा, मतलब JRD टाटा। JRD टाटा, जहांगीर जी रतन जी दादा भाई टाटा। तो JRD टाटा जी जो है, इनके सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि नागरिक उड्डयन का जन्मदाता इनको कहा जाता है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म जो है 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था, मतलब फ्रांस में हुआ था। और इनके पिता का नाम JN टाटा और माता का नाम जो है वो सुनी था। JN टाटा का मतलब हुआ जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, जिन्होंने 1900, जिनको टिस्को का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा टिस्को के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और 1907 ईस्वी में जो दोराबजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी, उसका एक्चुअल में जो आइडिया था वो नौशेरवान जी टाटा का ही था। तो इसलिए जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा को टिस्को का या फिर टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि उसकी स्थापना जो है दोराबजी टाटा ने 1907 में की थी। अब हम लोग जो JRD टाटा पढ़ रहे हैं, तो JRD टाटा जो है जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के बेटे थे। और 1929 में विमान उड्डयन का, मतलब कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए लाइसेंस पाने वाला ये भारत का प्रथम व्यक्ति थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि भारत का प्रथम व्यक्ति जिनके पास लाइसेंस मिला था, जिनको हवाई जहाज़ उड़ाने का, तो वो थे आपके जहांगीर जी रतन जी दादा भाई टाटा, मतलब JRD टाटा। और इन्हें नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इन्होंने ही 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना किन्होंने की थी। तो जब भी हवाई जहाज़ और उड़ने की बात आए तो वहाँ पे आंसर जो है वो JRD टाटा हो जाएगा आंसर। और 1929 में इनको लाइसेंस मिला था जहाज़ उड़ाने के लिए, और 1932 में इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, और जिसके कारण इनको नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है। टाटा एयरलाइंस का नाम बदल करके बाद में एयर इंडिया कर दिया गया। तो आज हम लोग जो एयर इंडिया देखते हैं वो टाटा एयरलाइंस ही था, और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, मतलब सरकारी, मतलब कि इसका जो 51% शेयर है वो भारत सरकार को मिल गया। 1944 से 45 में भारत में आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान, जो 1944-45 में जो बॉम्बे प्लान थे, उस दल में JRD टाटा भी शामिल थे। तो बॉम्बे एक्शन प्लान जो था उसमें JRD टाटा भी शामिल थे 1944-45 में। तो इनसे बहुत सारे फैक्ट हो गए। इनको ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, 1929 में भारत का प्रथम व्यक्ति थे जिनको विमान उड़ाने के लिए लाइसेंस मिला। और 3 साल बाद 1932 में इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसके कारण इनको नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है। और टाटा एयरलाइंस का जो है 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ और टाटा एयरलाइंस का नाम जो है एयर इंडिया कर दिया गया।
1944 से 45 में जो बॉम्बे एक्शन प्लान हुआ था, उस बॉम्बे एक्शन प्लान के दल में जे.आर.डी. टाटा भी शामिल थे। और मुंबई में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1945 में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा ही किया गया था। और जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न 1992 में भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये प्रथम उद्योगपति हैं। और टाटा समूह के ये चौथे अध्यक्ष रहे हैं। और 1938 से 1991 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के पद पर सुशोभित भी थे। तो इम्पॉर्टेंट है बॉम्बे एक्शन प्लान 1944-45, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में, भारत रत्न ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जे.आर.डी. टाटा को मिला था भारत रत्न 1992 में। और इसी को उल्टा कर दीजिए 1929 में इनको लाइसेंस मिला था विमान उड़ाने के लिए। और उसके 3 साल बाद मतलब 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसका बाद में नाम जो है एयर इंडिया कर दिया गया। आप सिर्फ ये वाला याद रखिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। भारत रत्न 1992 में इनको मिला था, इसको उल्टा कर दीजिए 1929 इनको लाइसेंस मिला था। और उसके 3 साल बाद मतलब 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। और 1944-45 में बॉम्बे एक्शन प्लान के ये मेंबर रहे हैं। और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। तो इनसे रिलेटेड इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। अब आता है सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जेल जाने वाली प्रथम महिला क्रांतिकारी थी। और 5 फरवरी 1900 इनका जन्म जो है 5 फरवरी 1901 को हजारीबाग जिले में हुआ है। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके पिताजी का नाम श्री राय विष्णु दयाल सिन्हा था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। 1925 में सरस्वती देवी के आग्रह पर महात्मा गांधी ने हजारीबाग की यात्रा की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हजारीबाग की यात्रा जो है गांधी जी ने किनके आग्रह पर या कहने पर की थी, तो सरस्वती देवी, ये नाम जरूर याद रखिएगा। सरस्वती देवी के आग्रह करने पर महात्मा गांधी जी जो है हजारीबाग आए थे। और जो रामगढ़ अधिवेशन था उसमें आपका छोटा नागपुर केसरी के नाम से संबोधित किया गया था राम नारायण सिंह को 1940 ईस्वी के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और स्वराज लूट गया नामक बुक भी जो है वो राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया था। और सरस्वती देवी के आग्रह करने पर 1925 में गांधी जी जो है हजारीबाग आए थे। और 1929 ईस्वी में आंदोलन करने के कारण सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था, तो भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था 1929 में। और 1947 से 1952 तक ये भागलपुर की विधायक भी रही थी। भागलपुर सेंट्रल जेल में इनको बंद किया गया था। और सरस्वती देवी जी जो थे 1947 से लेकर 1952 तक भागलपुर में की विधायक रही है। और 1958 में सरस्वती देवी का निधन हो गया। इम्पोर्टेंट ये है कि भागलपुर सेंट्रल जेल में इनको बंद किया गया। हजारीबाग जो है गांधी जी सरस्वती देवी के आग्रह पर आए और भागलपुर की ये विधायक भी रही थी। फिर आता है आपका चुन्नू महतो। चुन्नू महतो आपका बोकारो के निवासी थे और इन्होंने 1918 के आंदोलन के दौरान एक प्रमुख आंदोलनकारी थे। चुन्नू महतो का इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपका है कि 1918 के दौरान हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चलते हुए हजारीबाग से चतरा तक, जो कि आपका 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है आज के समय में, उस समय थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, हजारीबाग से चतरा तक लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया था। उस समय इसलिए ज़्यादा रहा होगा क्योंकि उस समय रोड जो है उस तरह की नहीं थी, सीधी सीधी पहाड़ों और घाटियों से होकर के जाना पड़ता था। इसलिए अभी जो 60 किलोमीटर हो सकता है उस समय लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस रहा होगा। तो इतनी लंबी दूरी जो है हाथ में तिरंगा लेकर के चुन्नू महतो हजारीबाग से चतरा तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किए थे। और 1942 में ईस्वी में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोमिया थाना में इन्हें पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया था। बाद में इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। और चुन्नू महतो महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित थे
और रामगढ़ अधिवेशन के दौरान, रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो 1940। इसी समय आपका राम नारायण सिंह, जिनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से संबोधित किया गया था, तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान वे नंगे पांव महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे। चुनू महतो के पुत्र को गांधी महतो के नाम से जाना जाता है, गांधी महतो। तो चुनू महतो के जो पुत्र थे उनको गांधी महतो के नाम से जाना जाता था, जबकि उनका मूल नाम जो है रतिलाल महतो था। तो इनसे संबंधित जो फैक्ट है वो यही है कि हजारीबाग से चतरा चलते हुए इन्होंने पैदल चले थे उस समय, हाथ में तिरंगा लेकर के। क्यों, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए। और रामगढ़ अधिवेशन जो है ये नंगे पांव गांधी जी से मिलने के लिए आए थे, और इनके जो पुत्र हैं उनको गांधी महतो के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक जो है ये भी खत्म हो जाता है। 1857 के जो विद्रोह था वो तो हम लोग पढ़ ही लिए, और राष्ट्रीय आंदोलन जो था, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व, वो भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है झारखंड आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व, मतलब झारखंड राज्य के निर्माण में। तो इसमें पहला नाम जो है जयपाल सिंह मुंडा, जिनका जो उपनाम है मरांग गोमके। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव, खूंटी जिले में के अंतर्गत है, मुंडा परिवार में हुआ था। तो इनका जन्मदिन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 3 जनवरी 1903। प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और टकरा गांव जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, मुंडा परिवार में। और जयपाल सिंह मुंडा का जो बचपन का नाम था वो वेनहन पाह था, वेनहन पाह। और ईसाई धर्म अपनाने पर इनका जो नाम हो गया वो ईश्वर दास हो गया, तथा खूंटी के पुरोहित द्वारा इनका नामकरण जयपाल सिंह किया गया। तो यहाँ पे सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है। 3 जनवरी 1903 ईस्वी इनका जन्म है, और खूंटी के टकरा गांव में इनका जन्म होता है, मुंडा परिवार में। बचपन का नाम वेनहन पा, और ईसाई धर्म जब अपना लिए तो इनका नाम ईश्वर दास हुआ, और खूंटी के पुरोहित के द्वारा इनको जयपाल सिंह का नाम दिया गया। जयपाल सिंह की पत्नी का नाम जो है तारा मजुमदार था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। तो ये आपको नाम याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम जो है तारा मजुमदार था, और जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, और उनकी पुत्री थी तारा मजुमदार। और तारा मजुमदार जो है वो जयपाल सिंह की पत्नी थी। जयपाल सिंह का दूसरा विवाह जो है जहां आरा से हुआ, जो कि ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कॉर्टिस की पत्नी थी। तो इन्होंने 2 शादी की है, पहला जो है तारा मजुमदार, और दूसरा जो है जहां आरा, जो कि ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कॉर्टिस की पत्नी थी। जयपाल सिंह की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर केनन कोसग्रेव, ये नाम इम्पोर्टेंट है कि कौन से प्रिंसिपल, तो केनन कोसग्रेव ने इन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया। तो कहाँ के प्रिंसिपल? सेंट पॉल हाई स्कूल के जो हेडमास्टर थे कोनन कोसग्रेव, इन्होंने जयपाल मुंडा के कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर इन्हें इंग्लैंड भेज दिया उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट 1928 ईस्वी का जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित हुआ था ओलंपिक, उसमें भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व भी किए थे। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया था। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया था। जयपाल सिंह 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किए थे। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 1939 ईस्वी में इन्होंने आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म होता है। सन 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 1950 में
झारखंड पार्टी का गठन किन्होंने किया? तो जयपाल सिंह मुंडा, जिनका बचपन का नाम था नानहन पा, और फिर जब ये ईसाई धर्म को अपनाए तो ईश्वर दास हो गए। और जयपाल सिंह जो है, जयपाल सिंह नाम जो है इनको दिया गया पुरोहितों के द्वारा, खूंटी के पुरोहितों के द्वारा, मतलब पुरोहित के द्वारा। 1939 में आदिवासी महासभा, 1950 में झारखंड पार्टी, और 1952 से 57 के आम चुनाव में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई तथा यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। तो देखिए, इनका जो झारखंड पार्टी है वो काफ़ी सफल भी रही, और जब 1952 तथा 1957 का जो आम चुनाव हुआ उसमें झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता मिली और बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1963 में जयपाल सिंह जी ने झारखंड पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस पार्टी में कर दिया। तो 1939 में आदिवासी महासभा, 1950 में झारखंड पार्टी और 1963 में झारखंड पार्टी का विलय किसमें? तो कांग्रेस पार्टी में। और 1970 20 मार्च 1970 को मस्तिष्क रक्तस्राव मतलब ब्रेन हेमरेज से जयपाल सिंह की नई दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। तो इनका 1970, ये आप जरूर याद रखिए, 1970 में इनकी डेथ हो जाती है नई दिल्ली में ब्रेन हेमरेज के कारण। और जयपाल सिंह को मुंडा राजा तथा मरांग गोमके की संज्ञा दी जाती है। मुंडा राजा तथा मरांग गोमके। अगला जो व्यक्तित्व है वह है जुएल लकड़ा। और जुएल लकड़ा का जन्म जो है वो मुरगू गांव रांची में उरांव परिवार में हुआ था। और जुएल लकड़ा ने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये आपको याद रखना है, 1915 छोटा नागपुर उन्नति समाज। और अगर इसके पहले जो हम लोग पढ़े जयपाल सिंह मुंडा मतलब मुंडा राजा मरांग गोमके, तो 1928 में देखिए 3 जनवरी 1903 इनका जन्म होता है। 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं। 1939 आदिवासी महासभा, 1950 झारखंड पार्टी, 1963 झारखंड पार्टी का आपका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में विलय, मतलब कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया जाता है। 1970 में इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रेन हेमरेज से। तो आपको ये सब डेट याद रखने हैं। यहाँ पे छोटा नागपुर उन्नति समाज का भी डेट आपको याद रखना होगा। 1915 में किनके द्वारा ये बनाया गया? तो जुएल लकड़ा के द्वारा बनाया गया। इन्होंने यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया था। यंग छोटा नागपुर के नाम से टीम बनाया था इन्होंने, हॉकी और फुटबॉल टीम। जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार 1947 में इनको मिला था, पाने वाले प्रथम आदिवासी हैं। प्रथम आदिवासी जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो वो है आपका जुएल लकड़ा, जिन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। और इनको ये पद्मश्री पुरस्कार जो है 1947 में मिली थी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है डेट। और 13 सितंबर 1994 को जुएल लकड़ा की मृत्यु हो जाती है। इनका डेट ऑफ डेथ जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। अब है विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो का जन्म जो है 23 सितंबर 1923 को हुआ था, 23 सितंबर 1923। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो धनबाद में हुई थी। और 1941 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1955 में कानून की डिग्री प्राप्त की। ये सब आपको नहीं याद करना है। इन्होंने 1956 ईस्वी में धनबाद में अवनिंद नाथ सिन्हा के मार्गदर्शन में वकालत प्रारंभ किया। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि 1956 में इन्होंने किनके मार्गदर्शन पर? अवनिंद नाथ सिन्हा के मार्गदर्शन पर वकालत प्रारंभ किया। ये BCCL, सेल, मेथन आदि परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के मुकदमे निःशुल्क लड़ते थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि वो निःशुल्क लड़ते थे मुकदमे। किनके लिए? तो जो BCCL, सेल और मेथन आदि परियोजना के कारण जो विस्थापित हो गए थे जो लोग, उनके लिए मुकदमा लड़ते थे, वो भी निःशुल्क। और वकालत जो है प्रारंभ किए थे ये
अवनींद्रनाथ सिन्हा के मार्गदर्शन पर 1956 में। और इनको झारखंडियों के आंदोलन में विनोद बिहारी महतो को आदिवासियों के झारखंड आंदोलन को झारखंडियों के आंदोलन में परिणत करने हेतु जाना जाता है। तो आपको इतना लाइन नहीं याद रखना, आप सिर्फ ये याद रखिए कि झारखंडियों के आंदोलन, जब भी है कि झारखंडियों का आंदोलन तो विनोद बिहारी महतो। और इनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये संस्थापक सदस्य रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के संस्थापक सदस्य में आपका विनोद बिहारी महतो जी भी रहे हैं। 1969 में कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए तो शिवाजी समाज की स्थापना की। ये आपको याद रखना है कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने की है, तो विनोद बिहारी महतो जी ने 1969 में की थी। क्यों की थी, तो कुर्मी समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए। 1971 में विनोद बिहारी महतो ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के टिकट पर धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहे। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब मार्क्सवादी के टिकट पर धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन ये दूसरे स्थान में रहे। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य में विनोद बिहारी महतो भी थे। तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष बने, जबकि शिबू सोरेन जी जो है वो इनके महासचिव बने। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन रहे और प्रथम अध्यक्ष जो है वो विनोद बिहारी महतो बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो है 1973 में की गई थी। 1939 आदिवासी महासभा, 1950 झारखंड पार्टी, 1963 झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय, 1970 मरांग गोमके का डेथ और 1915 जुएल लकड़ा के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो ये सब आपको याद रखने हैं। और 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और प्रथम महासचिव जो है शिबू सोरेन रहे हैं। 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान इन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार करके भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो ये भी याद रख सकते हैं, रानी सर्वेश्वरी जी को भी भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था और वो भागलपुर में विधायक भी रही थी। सेम टू सेम यहाँ पे आपका विनोद बिहारी महतो जी को भी भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था तथा बाद में बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना स्थानांतरित कर दिया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। जेल से रिहाई के बाद इन्होंने टुंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ा तथा 2 बार टुंडी के विधायक रहे हैं। टुंडी जो है वो धनबाद में है। बाद में वे सिंदरी से भी विधायक रहे और सिंदरी भी जो है ये भी धनबाद का ही क्षेत्र है। 1991 के लोकसभा चुनाव में विनोद बिहारी महतो गिरिडीह के सांसद चुने गए। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। 18 दिसंबर 1991 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय गति रुकने के कारण, ये आप याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है वो हृदय गति रुकने के कारण हुआ था, जबकि आपका मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जो निधन हुआ था वो ब्रेन हेमरेज के कारण हुआ था। उनका भी डेथ जो है दिल्ली में हुआ था, इनका भी डेथ दिल्ली में हुआ था। और विनोद बिहारी महतो को लोग जो है प्यार से बाबू कहते थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप बाबू शब्द याद रखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवाजी समाज जो कि 1969 में बनाया गया था, और झारखंडियों के आंदोलन और वकालत जो है वो प्रारंभ किए थे अवनींद्रनाथ महतो के मार्गदर्शन से। तो ये जो है मूलतः जो विस्थापित लोग थे उनके मुकदमे फ्री में लड़ते थे। और मार्क्सवादी वाला कहाँ के, हाँ, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें ये दूसरे नंबर पर रहे, मतलब हार गए थे 1971 में। अब आता है शिबू सोरेन, JMM के महासचिव, जिनका जन्म 1942 में नेमरा जो कि रामगढ़ में है, और जिनका मूल नाम जो है शिवचरण लाल मांझी है। शिवचरण लाल मांझी मतलब शिबू सोरेन। और इनके पिता का नाम सोबरन मांझी और माता जी का नाम सोनामणि। तो अभी एक योजना है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। तो सोना जो है इनके शिबू सोरेन के माँ का नाम था और सोबरन मांझी जो है शिबू सोरेन के पिता का नाम था। इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया।
मतलब जयपाल सिंह मुंडा जो है वो नेतृत्व कर रहे थे झारखंड पार्टी में, झारखंड पार्टी बना करके पृथक झारखंड के लिए। सेम टू सेम उनके निधन के बाद ये काम जो है शिबू सोरेन किए। इन्होंने संथाली समाज में महाजनी व सूदखोरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनी और सूदखोरी के खिलाफ कौन आंदोलन शुरू किए? तो शिबू सोरेन किए। शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में सोनोत संथाल समाज, ये याद रखना है आपको, सोनोत संथाल समाज मतलब शुद्ध संथाल समाज का गठन किया। शुद्ध इसलिए क्योंकि ये समाज में जो नशाखोरी और अन्य जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करना था इसका मेन उद्देश्य, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी सोनोत संथाल समाज की। इसी प्रकार से कुर्मी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आपका विनोद बिहारी महतो के द्वारा शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी 1969 में। और 1970 शिबू सोरेन ने कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर 1970 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1971 में जो विनोद बिहारी महतो जी थे वो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीट पर मतलब टिकट पर धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए मतलब दूसरे नंबर पे रहे। सेम 1970 में शिबू सोरेन भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ करके अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। फिर 1973 में ये दोनों लोग मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करते हैं, जिसमें महासचिव का पद जो है शिबू सोरेन जी रहते हैं और अध्यक्ष के रूप में प्रथम अध्यक्ष जो है वो विनोद बिहारी महतो उर्फ बाबू जो उनको मिलता है अध्यक्ष का पद। 23 जनवरी 1975 को चिरुडी गांव जामताड़ा में दीकुओं को भगाने हेतु एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया, जिसमें 11 लोग मारे गए। तो दीकुओं को भगाने मतलब बाहरियों को भगाने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किए थे शिबू सोरेन जी ने 1975 में, इसमें 11 लोग मारे गए थे। इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था जंगल काटो अभियान, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। शिबू सोरेन 1980 में पहली बार दुमका में लोकसभा सांसद बने, इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1986 में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आजसू का गठन, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन जो है निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने 1986 में किया था। आजसू का गठन 1986 में हुआ था। किन्होंने किया था? शिबू सोरेन ने किया था। किनके साथ मिल करके? तो निर्मल महतो के साथ मिल करके। और शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। तो शिबू सोरेन जो आंदोलन चला रहे थे इसके दबाव में आकर के केंद्र सरकार ने 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, झारखंड विषयक समिति का गठन कब हुआ? तो 1989 में किया गया। किस लिए किया गया? तो ये शिबू सोरेन के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उसके दबाव में आकर के केंद्र सरकार को करना पड़ा। 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया। ये भी आपको डेट के साथ याद रखना होगा। 1995 में 1989 में झारखंड विषयक समिति और 1995 में बिहार सरकार के द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। और 1989 में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड विषयक समिति। तो ये किसके द्वारा और कौन से साल में और कौन से समिति बनाई गई, कौन सा काउंसिल बनाया गया, ये आपको याद रखना है। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 बार शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है। इनको दिसोम गुरु तथा गुरुजी के नाम से जाना जाता है। 1989 झारखंड विषयक समिति, 1986 आजसू, 1973 जेएमएम, 1986 आजसू। किसके सहयोग से? निर्मल महतो के सहयोग से। 1989 ऑल झारखंड विषयक समिति और 1995 झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बिहार सरकार के द्वारा। इतने डेट्स आपको याद रखने होंगे शिबू सोरेन से रिलेटेड। अब अगला जो व्यक्तित्व है वो है निर्मल महतो। मतलब 1886 में निर्मल महतो के सहयोग से शिबू सोरेन ने आजसू का गठन किया था। इनका जन्म जो है 1950 में होता है और इन्होंने झारखंड पार्टी के साथ, झारखंड पार्टी की स्थापना जो है 1950 में हुई थी।
जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, और 1963 में झारखंड पार्टी का विलय जो है वो आपका कर दिया गया कांग्रेस में, और फिर 1973 में जेएमएम की स्थापना होती है। तो इन्होंने झारखंड पार्टी के साथ अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जबकि विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने अपना राजनीतिक करियर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शुरू की थी। शैलेंद्र महतो की प्रेरणा से ये 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई। शैलेंद्र महतो आपका जो है उस और शैलेंद्र महतो जो है ये भी आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य थे। तो शैलेंद्र महतो के प्रेरणा से ही निर्मल महतो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मिलित हुए 1980 में, और 1984 ईस्वी में झामुमो का अध्यक्ष चुना गया। निर्मल महतो जो है 1984 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए, और ये जीवन पर्यंत झामुमो के अध्यक्ष रहे। 1986 में इन्होंने आजसू पार्टी का गठन किया, और 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस में निर्मल महतो की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि 1984 में ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने, और 1986 में आजसू पार्टी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है अधिक से अधिक युवाओं को झारखंड आंदोलन से जोड़ना था। और 1987 में जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस में निर्मल महतो की हत्या कर दी जाती है। फिर आता है आपका शहीद शक्तिनाथ महतो। तो इनका जो जन्म है 1948 में धनबाद में हुआ था, और इनके पिता का नाम श्री गणेश महतो और माता का नाम सधवा देवी है। ये सब आपको नहीं याद करना है। इन्होंने शोषित पीड़ित किसान और मजदूर वर्ग के लिए लंबे समय तक आंदोलन किया, ये भी आपको याद नहीं रखना। आपातकाल के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया तथा ये 22 माह तक भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद रहे। रानी सर्वेश्वरी जो है वो भी भागलपुर सेंट्रल जेल में, विनोद बिहारी महतो वो भी भागलपुर सेंट्रल जेल में, और शहीद शक्तिनाथ महतो ये भी भागलपुर सेंट्रल जेल में 22 माह के लिए। इनका जो नारा है ये आपको याद रखना है, हमारी लड़ाई लंबी और कठिन होगी, इसमें पहली पीढ़ी लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी लोग जेल में जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी के लोग जो है राज करेंगे, अंततः जीत हमारी ही होगी। इनका ये नारा बहुत फेमस है, इसे आपको याद रखना है। हमारी लड़ाई लंबी और कठिन होगी, इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, अंततः जीत जो है हमारी ही होगी। ये नारा जो है शक्तिनाथ महतो जी का है, और 1977 में इनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब आता है शैलेंद्र महतो, जिनके प्रेरणा से निर्मल महतो जो है वो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, और 1984 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी चुने गए, और आजीवन वो अध्यक्ष रहे जब तक वो जीवित रहे। तो शैलेंद्र महतो जी को देखते हैं, 1953 को चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम में हुआ था इनका जन्म, और 20 वर्ष की आयु में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और झारखंड आंदोलन में भागीदारी की। 1978 में शैलेंद्र महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, और 1980 में शैलेंद्र महतो के प्रेरणा के द्वारा आपका निर्मल महतो जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। और जब 1978 में शैलेंद्र महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए तथा जल जंगल जमीन की लड़ाई का झारखंड में नेतृत्व किया। ये जमशेदपुर से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। इन्होंने झारखंड की समर गाथा, झारखंड विद्रोह का इतिहास और आदिवासी कुर्मी संग्राम आदि पुस्तकों की रचना की है। ये आपको याद रखना है, झारखंड की समर गाथा, झारखंड विद्रोह का इतिहास और आदिवासी कुर्मी संग्राम, ये 3 पुस्तक जो है शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखा गया है। इनको आपको याद रखना है, झारखंड की समर गाथा, झारखंड विद्रोह का इतिहास और आदिवासी कुर्मी संग्राम। और ऐसा इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। शैलेंद्र महतो जो है 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे। अब अगला जो है आपका होपन मांझी है और जीतराम बेदिया है। इनसे कोई खास क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप एक लास्ट देख लीजिए, ठेबले उरांव। तो ठेबले उरांव का जन्म जो है 1863 को गुड्डू वाजपुर, जो कि रांची में हुआ था। आप सिर्फ ये याद रखिए रांची में हुआ था, याद रहे तो भी ठीक और नहीं रहे तो भी ठीक। इनसे इम्पॉर्टेंट जो है सिर्फ यही है, किसान सभा। इन्होंने ठेबले उरांव ने किसान सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था 1930 में। और इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज
1915 में जुएल लकड़ा के द्वारा जो स्थापित किया गया था। उराव मुंडा एजुकेशन सोसाइटी, गो संरक्षण सभा, सनातन सनातन आदि महासभा, सनातन आदि महासभा, एक सेकेंड, सनातन और आदि महासभा इत्यादि संगठनों के साथ कार्य किया था। तो यहाँ से भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। 1930 में किसान सभा में की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिर्फ इसी से आपका कुछ क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बन सकता है। और एक ज़्यादा से ज़्यादा 1920 ईस्वी में ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। और इससे ज़्यादा यहाँ पे ठेबले उरांव से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये सभी जो है झारखंड के निर्माण में काफ़ी भूमिका निभाए हैं, तो कभी आप आराम से इनको ठीक से पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। 1930 किसान सभा की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और 1920 में कांग्रेस पार्टी से ये जुड़े थे। और आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका पार्ट 2 जो है वो भी ख़त्म होता है। अब व्यक्तित्व का पार्ट 3 और जो कि अंतिम पार्ट होगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। और जैसा कि एग्ज़ाम का डेट जो है वो 2 मंथ पोस्टपोन हो चुका है। ऐसे स्थिति में आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि जितना में आप डीमोटिवेट होंगे उतने में नया कोई बच्चा आ करके पढ़ करके तैयारी करके सिलेक्शन ले जाएगा। इसलिए आप लोग डीमोटिवेट मत होइए। एग्ज़ाम करवाने का जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये सब आप लोग सोच के अपना समय मत व्यर्थ करिए, क्योंकि ये सभी जो है आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी है। अब ये एक जो तैयारी कर लिए हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ये एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन आपके हाथ में एग्ज़ाम कराना नहीं है। तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान दीजिए और डीमोटिवेट ये सब के चक्कर में मत फंसिए। आप स्टूडेंट हैं तो आप तब तक पढ़िए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और सिलेक्शन होने के बाद ये सब जो टॉपिक है जो आपका छूट जा रहा है, जैसे कि ओपन मांझी, जीतराम बेदिया, और फिर बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आपके उमड़ते होंगे कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो वो सब आप लोग एग्ज़ाम निकालने के बाद पढ़िएगा डिटेल्स में। फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए आप टू द पॉइंट पढ़ाई करिए। पहले एग्ज़ाम निकालिए और उसके बाद आपको जितना नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज करिए, और जितना राजनीति करना है उतना राजनीति आप करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका भी PDF जो है आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया जाएगा।